Hello, dear students. Welcome once again in our new video Riveted Joints. तो डियर स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि हम जब स्टील स्ट्रक्चर्स में कोई भी स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, इरेक्ट करते हैं, तो वो उसके अंदर देयर आर सर्टेन कंपोनेंट्स. तो उनके कंपोनेंट जैसे कॉलम होता है, बीम होता है. तो हमें कॉलम का बीम के साथ और कॉलम का नीचे ग्राउंड के साथ उनका कनेक्शन करना होता है. तो उनको कनेक्शन करने के लिए, पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हमें कुछ जॉइंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं. तो इन जॉइंट्स को हम स्ट्रक्चरल स्टील कनेक्शंस बोलते हैं. स्ट्रक्चरल स्टील कनेक्शन. तो उनको कनेक्शन को करते वक्त हम कई तरह के मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, कई तरह की थिंग्स बहुत उसमें इस्तेमाल करते हैं. तो उसके अंदर जैसे हम जॉइंट्स करने के लिए अगर रिवेट का इस्तेमाल करें, दो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को अगर आपस में अगर हम जॉइंट करने के लिए अगर हम रिवेट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो दैट टाइप ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड रिवेटेड जॉइंट. और वो जो प्रोसेस है हमारा जॉइन करने का, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिवेटिंग. तो बेसिकली क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर अगर हमें उसके अंदर लोड ट्रांसफर करना है, अगर मान लिया कॉलम से बीम से कॉलम पे ज्वाइन कर लोड ट्रांसफर करना है, तो लोड जब तक ट्रांसफर नहीं हो सकता जब तक कि बीम का कॉलम के साथ कनेक्शन ना हो. तो कनेक्शन करने के लिए हमें जॉइंट्स लगाने पड़ते हैं. तो जैसे रिवेटेड जॉइंट है हमारा, उसी तरह से हम वेल्डेड जॉइंट्स भी लगा सकते हैं, उसी तरह से बोल्टेड जॉइंट्स भी लगा सकते हैं, उसी तरह से पिन से भी हम ज्वाइंट कर सकते हैं. तो जो हमारा रिवेटेड जॉइंट होता है, इट इज ए परमानेंट जॉइंट. परमानेंट जॉइंट का मतलब ये है कि जिसको कि अगर हम ऐसे डिसमेंटल नहीं कर सकते. उन दोनों को अगर हमें वापस अगर अलग अलग करना है, तो उसके अंदर जब तक हम रिवेट्स को ब्रेक नहीं करेंगे, जब तक हमारा जॉइंट अलग नहीं हो सकता. तो इसलिए दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज ऑफ ए परमानेंट नेचर. तो जॉइंट्स को लगाने के लिए हमें रिवेट की जरूरत पड़ती है. तो रिवेट क्या चीज है? व्हाट इज ए रिवेट? तो रिवेट इज ए मेटल पीस. मेटल पीस मीन्स एक मेटल का, जैसे माइल्ड स्टील का एक स्टील रॉड है, जिसको कि हम दो या दो से अधिक चीजों को जोड़ने में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इस रिवेट का एक जो रिवेट है हमारी, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. जैसे आपको दिख रहा है सामने स्क्रीन के ऊपर एक रिवेट दिखाई गई है. तो इस रिवेट के 3 हिस्से हैं. इसका एक हिस्सा, इसको सबसे ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं हेड. इसका जो बीच वाला हिस्सा है जिसकी बॉडी है, या इसको बोलते हैं शैंक. और इसका जो नीचे तीसरा पोर्शन दिखाया गया है, इसको बोलते हैं टेल. तो किसी भी रिवेट को हम डेजिग्नेट करते हैं बाय इट्स डायमीटर ऑफ इट्स शैंक. जो इस रिवेट का जितना डायमीटर, इसके शैंक का जितना डायमीटर होगा, शैंक मिडिल बॉडी का जितना डायमीटर होगा, दैट विल बी कॉल्ड डायमीटर ऑफ द रिवेट. इसको हम नॉमिनल डायमीटर भी बोलते हैं. तो किसी भी रिवेट को डेजिग्नेट करने के लिए हम उसके शैंक की या बॉडी की जो डायमीटर से उसको डेजिग्नेट करते हैं. अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक के जो रिवेट्स होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं. तो उन रिवेट्स को हम 2 तरीके से डेजिग्नेट, उनको क्लासिफाई, उनका क्लासिफिकेशन 2 तरीके से कर सकते हैं. तो एक तो हमारा क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द रिवेट हेड. क्योंकि रिवेट के अलग अलग तरह के हेड होते हैं. जैसे इसमें दिखाया गया है स्नैप हेडेड रिवेट, पेन हेडेड रिवेट, पेन हेड विद टेपर्ड नेक, राउंड काउंटर शंक, फ्लैट काउंटर शंक, फ्लैट हेड. तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर जिस पोजीशन में, जिस लोकेशन में हमें उसका जो ऊपर का जो सरफेस रखना होता है जॉइंट का, उसके हिसाब से हम उसकी शेप को चूज करते हैं. वैसे आमतौर पर अधिकतम हम स्नैप हेडेड रिवेट्स का इस्तेमाल करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर जितनी भी मैक्सिमम रिवेट्स जॉइंट में जो हम इस्तेमाल करते हैं, दे आर ऑल स्नैप हेडेड रिवेट्स. आप कई बार जैसे रेलवे स्टेशन पे, आप किसी जो रेलवे स्टेशन पुल बने होते हैं उन पे अगर आप चढ़ेंगे, देखेंगे, तो वहां पर इस तरह से आपको एक राउंड सा जो मेंबर, जो बीम जैसे उसके अंदर जैसे आप जाएंगे,
पुल बना होगा तो उस पर आपको इस तरह गोल गोल बाहर निकले हुए दिखेंगे, तो इसका मतलब ये कि वहां पर हमने रिवेट का इस्तेमाल किया हुआ है। हमारा जिसका जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन द ड्राइविंग फोर्स रिक्वायर्ड टू इंसर्ट द रिवेट। तो हम रिवेट को कई तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए जैसे इसमें सबसे पहला हमारा लिखा हुआ है हॉट ड्रिवन एंड कोल्ड ड्रिवन रिवेट। हॉट ड्रिवन रिवेट का मतलब ये है कि रिवेट को हम रेड हॉट, बिल्कुल रेड हॉट 550 से लेकर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको हम रेड हॉट करते हैं, और रेड हॉट करने के बाद फिर उसको हम रिवेट को इस्तेमाल करते हैं। तो वो इस तरह का जो रिवेट होता है उसको हम बोलते हैं हॉट ड्रिवन। और इसी के अंदर दूसरा टाइप है हमारा, उसको बोलते हैं कोल्ड ड्रिवन। कोल्ड ड्रिवन का मतलब ये कि उस रिवेट को हम हॉट नहीं करते हैं, गर्म नहीं करते हैं, जैसी भी जिस भी टेम्परेचर पर है उसी को ही उस जॉइंट के अंदर, उस होल के अंदर इंसर्ट करके और उसको प्रेशर से उसको हम इंसर्ट कर देते हैं। तो इस तरह का जो हमारा प्रोसेस दैट इज कॉल्ड कोल्ड ड्रिवन रिवेट। अब हमारा जो नेक्स्ट इसका जो क्लासिफिकेशन है उसको बोलते हैं शॉप रिवेट एंड फील्ड रिवेट। तो शॉप रिवेट का मतलब ये है कि एक ऐसी रिवेट विच हैज बीन फिटेड इन द शॉप। शॉप मींस वर्कशॉप, क्योंकि जो वर्कशॉप के अंदर हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो बहुत बढ़िया होती हैं। हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट हैं, मशीनरी है, उनको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए आमतौर पर जो जॉइंट अगर शॉप में लगा सकते हैं, अगर कोई जॉइंट बनाना है, अगर हम उसको अगर शॉप में भी लगा सकते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि इट शुड बी शॉप ड्रिवन, क्योंकि वहां पर हमारे पास जो मशीनरी है, जो इक्विपमेंट्स हैं, उनको बहुत अच्छे से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा है फील्ड रिवेट। अब बहुत सारे बड़े बड़े पार्ट होते हैं, अगर मान लिया हमारी जो स्ट्रक्चर के जो पार्ट्स हैं दे आर वेरी बिग, और अगर उनको ज्वाइन कर देंगे अगर वापस वहीं पर ही अगर शॉप में, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से फिर हम ज्वाइंट जो लगाते हैं उनको फील्ड में लगाते हैं। तो अगर जो ज्वाइंट हमारा अगर फील्ड में लगे तो उसको हम बोलते हैं फील्ड रिवेट। तो फील्ड के अंदर हमारे पास उतनी बढ़िया कंडीशंस, उतना बढ़िया एनवायरनमेंट, उतनी बढ़िया कंडीशन नहीं हो सकती, या उतने मशीनरी इक्विपमेंट हम नहीं ले जा सकते। तो इसीलिए इसकी जो ताकत होती है रिवेट की, वो शॉप ड्रिवन रिवेट से कम होती है। अब इसकी तीसरा क्लासिफिकेशन है हमारा पावर ड्रिवन रिवेट एंड हैंड ड्रिवन रिवेट। पावर ड्रिवन रिवेट का मतलब यह है कि जिसको कि हमने हाई पावर से, विद न्यूमेटिक मशीन, विद मैकेनिकल मशीन, विद हाइड्रोलिक मशीन, उनके प्रेशर से, उनका प्रेशर देकर जो हम ज्वाइंट जो रिवेट को लगा रहे हैं, क्योंकि आपको जो रिवेट लगाना है तो उसके अंदर हमें उसको प्रेशर देना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा जो हेड है वो एक तरफ हेड है, तो दूसरी तरफ जो हमारी टेल है उसको हम प्रेस करके उसको उसी शेप में लेके आते हैं जिस शेप में कि उसका हेड होता है। तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो ताकत हम न्यूमेटिक मशीनरी से लगाते हैं, या हम हाइड्रोलिक मशीन से लगाते हैं, या उसके अंदर मैकेनिकल मशीन से लगाते हैं। तो उस तरह की जो रिवेट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं पावर ड्रिवन रिवेट्स। और कई बार छोटी रिवेट होती है जिसको कि हमारे पास वहां पर ऐसा लोकेशन नहीं होता जहां पर कि हम उसको पावर से लगा सकें, तो फिर उसको हमें हाथ से लगानी पड़ती है, हैमर से लगाते हैं। तो उस तरह की रिवेट्स को हम बोलते हैं हैंड ड्रिवन रिवेट्स। तो जैसे ये टाइप लिखी गई है इसके अंदर से, इसको हम उनको कुछ कई जगह पर शॉर्ट नाम देते हैं, जैसे हम बोल देते हैं उसको PDSR। ये आगे भी आपको पता लगेगा, आपको आगे भी बताएंगे कि PDSR कई बार शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है PDSR। इसका मतलब ये है दैट रिवेट इज पावर ड्रिवन शॉप रिवेट। पावर से लगाई गई है और शॉप में लगाई गई है, इसीलिए उस तरह की रिवेट का नाम रखा है हमने PDSR, पावर ड्रिवन शॉप रिवेट, या PDFR, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट। पावर से लगाई गई है by using the power machinery and the rivet has been fitted in the field, PDFR, PDSR। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है ये भी इंपॉर्टेंट है, हाउ वी डू द रिवेटिंग वर्क। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले जहां पर भी रिवेट आपको लगानी है, जिन दो पार्ट्स के अंदर जिनको ज्वाइन करना है आपने, उनके अंदर हम रिवेट होल ड्रिल करते हैं। जितना हमारा डायमीटर का रिवेट का डायमीटर है उससे थोड़ा सा ज्यादा। अगर मान लिया अगर हमारे रिवेट का डायमीटर अगर 25 mm तक है तो उसके अंदर 1.5 mm होल बड़ा बनाते हैं, और अगर हमारा डायमीटर का रिवेट अगर 25 mm से ज्यादा है
तो उसके अंदर 2 mm का जो होल होगा उसको बड़े साइज का बनाते हैं ताकि उसमें रिवेट आसानी से आ जाए। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, जो होल बनाने के बाद उसको अलाइन करते हैं उन पार्ट्स को, ताकि जो होल्स बने हुए हैं वो एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। एग्जैक्ट ऊपर आने के बाद फिर हम क्या करते हैं, नीचे से रिवेट को नीचे से इंसर्ट करते हैं। नीचे से इंसर्ट करने के बाद रिवेट का जो टेल होगी वो ऊपर आ जाएगी, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके अंदर हम उसके ऊपर हैमरिंग करेंगे। ये जो पावर ड्रिवन है उससे प्रेशर लगाकर उसके अंदर ये कोशिश करेंगे कि जैसे नीचे हेड बना हुआ है उसी तरीके से उसके अंदर ऊपर भी हेड बन जाए। तो बिल्कुल जो हमारे दोनों पीसीज हैं जिनको कि हमें जोड़ना है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ सट जाते हैं, उनके अंदर बिल्कुल गैप उनका खत्म हो जाता है, और जैसे नीचे उसका हेड बना हुआ है उसी तरीके से ही उसके अंदर रिवेट का ऊपर भी एक हेड बन जाता है। तो ये हमने देख लिया कि भाई हमारा जो जॉइंट बन गया है। अब हमें उसको इंस्पेक्ट करना है, ये चेक करना है कि जो जॉइंट बना है हमारा वो परफेक्ट है या नहीं है। तो परफेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, छोटा सा लाइट हैमर लेकर उस रिवेट के ऊपर हम उसको हैमरिंग करते हैं। तो उस हैमरिंग करने से क्या होता है, अगर हमें रिंगिंग साउंड आती है, रिंगिंग साउंड का मतलब ये है कि जो पूरा का जो रिवेट है हमारी, उसने जितना भी होल था उसके पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है। अगर उसने पूरा अगर ऑक्यूपाई कर लेगा तो उसका मतलब है उसके साथ वो एक जान हो गया मेटल के साथ, तो वो उसके अंदर रिंगिंग साउंड आएगी। और अगर मान लिया उसके अंदर गैप रह गया है, पूरा जॉइंट हमारा पूरा परफेक्ट नहीं हुआ है, तो जब हम हैमरिंग करेंगे तो उसमें हमें डल साउंड मिलेगी। इसका मतलब ये है कि जो जॉइंट हमारा बना है दैट इज नॉट परफेक्ट। तो हमें फिर उस रिवेट को दोबारा से ब्रेक करके फिर हम नई रिवेट लगाते हैं। तो ये हमारा सारा का सारा जो 4 पॉइंट्स बताए गए हैं, इस तरीके से वी डू द रिवेटिंग। दिस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ रिवेटिंग। अब इसकी जो रिवेट जो जॉइंट बनाने के लिए आईएस स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं कि हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि जब हम कोई भी रिवेटेड जॉइंट्स बनाएं तो हमें इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। दीज आर कॉल्ड आईएस स्पेसिफिकेशंस ऑफ द रिवेटेड जॉइंट एज पर आईएस 800 1984। तो उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि जो रिवेट, जो अगर हम हॉट ड्रिवन रिवेट है तो इट शुड बी यूनिफॉर्मली हीटेड। पूरी रिवेट जो है पूरी एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो टेम्परेचर इट शुड बी 550 टू 1000 डिग्री सेल्सियस। पूरी की पूरी रिवेट यूनिफॉर्मली हीट होनी चाहिए। और जो शैंक है, जो रिवेट का जो बीच वाला पार्ट होता है, ये शैंक, उसकी बॉडी जो होती है उसकी लेंथ जो है इट शुड बी सफिशिएंट। पूरी इसकी लंबाई सफिशिएंट होनी चाहिए ताकि वो जितनी भी आपको जो मोटी प्लेट्स को आपने ज्वाइन करना है वो उनको सबको सफिशिएंटली कवर करे। और उसके अंदर देयर शुड बी ए सफिशिएंट टेल। टेल बचेगी जब उसको हम हैमर करके वापस उसको हेड बनाएंगे। तो इस तरीके से जो लेंथ है शैंक की या बॉडी की, इट शुड बी सफिशिएंट। हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि जितनी भी डिफेक्टिव रिवेट्स हैं या जो बर्न है, जली हुई रिवेट्स हैं, जब हम लगाते हैं, क्या नाम है, तो लगाते वक्त अगर कुछ जल जाती है रिवेट या डिफेक्टिव हो जाती है तो लोड लगाने से पहले रिवेट शुड बी रिप्लेस्ड। उनको सबको हमें पहले रिप्लेस करना है, यूं नहीं कि ऐसे लोड लगा दिया और वो रिवेट रिप्लेस नहीं की। तो इसलिए लोड लगाने से पहले उन सभी डिफेक्टिव रिवेट्स को वी हैव टू रिप्लेस। चौथा पॉइंट ये है कि मशीन रिवेटिंग शुड बी कैरिड आउट। इट मींस वी शुड नॉट प्रेफर द हैंड ड्राइविंग। मशीन ड्राइविंग शुड बी, जहां पर हमारे पास पॉसिबिलिटी, जहां पर भी हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि इट शुड बी मशीन ड्रिवन रिवेट। और केयर शुड बी टेकन टू इंस्पेक्ट ऑल सिंगल रिवेटेड जॉइंट्स। जितने हमारे सिंगल रिवेटेड जॉइंट्स हैं, दे शुड बी वेरी केयरफुली इंस्पेक्टेड बिफोर द लोडिंग। सो दीज आर ऑल द आईएस स्पेसिफिकेशंस। तो ये स्पेसिफिकेशंस आपने पढ़े। अब इसके बाद इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो हमने पहले भी इनका इस्तेमाल भी, जैसे मैंने शुरू से जैसे मैं बता रहा हूं आपको, तो इनका जिक्र उसमें पहले भी आया है, तो वही सभी चीजें हैं दोबारा से। जैसे सबसे पहले हमारी डेफिनेशन है कि नॉमिनल डायमीटर, तो इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, एंड इट इज द डायमीटर ऑफ द शैंक ऑफ द रिवेट। जो रिवेट है हमारी, उसका शैंक का जो पार्ट होता है उसको हम नॉमिनल डायमीटर बोलते हैं। और वी कैन से दैट बिफोर ड्राइविंग इट, शैंक ऑफ द रिवेट बिफोर ड्राइविंग इट, और जो शैंक का जो डायमीटर है ड्राइव करने से पहले,
क्योंकि जब हम रिवेट को ड्राइव कर देंगे उसके अंदर हैमरिंग से तो उसका डायमीटर बढ़ जाएगा, इट्स डायमीटर विल बिकम द डायमीटर ऑफ द होल, क्योंकि जितना होल बना हो उतना ही उसका डायमीटर हो जाएगा। तो ड्राइव करने से पहले जो रिवेट का डायमीटर होता है उसको बोलते हैं नॉमिनल डायमीटर, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइज ऑफ द रिवेट, एंड इट इज डेजिग्नेटेड बाय कैपिटल डी। अब हमारी जो नेक्स्ट टर्म है, इट इज ग्रॉस डायमीटर। ग्रॉस डायमीटर ये है कि इट इज द डायमीटर ऑफ द शैंक ऑफ द रिवेट आफ्टर ड्राइविंग। ड्राइविंग करने के बाद जो रिवेट का डायमीटर बन गया है, दैट डायमीटर इज कॉल्ड ग्रॉस डायमीटर एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। तो हम हर जगह पर जहां पर भी न्यूमेरिकल इस्तेमाल करते हैं वहां पर हर जगह पर ग्रॉस डायमीटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में तो जो होल है उसका डायमीटर बड़ा है, रिवेट का डायमीटर कम है। तो हमें हर जगह पर ग्रॉस डायमीटर यूज करते हैं। हमें दिया होगा नॉमिनल डायमीटर एंड इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू ग्रॉस डायमीटर। तो ग्रॉस डायमीटर में नॉमिनल डायमीटर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि अगर हमारा नॉमिनल डायमीटर अगर 25 mm से कम है तो उसके अंदर 1.5 mm जोड़ देंगे, और अगर उसका डायमीटर 25 mm से ज्यादा है तो उसके अंदर 2 mm जोड़ देंगे। तो इस तरीके से वी कैन कन्वर्ट nominal diameter into gross diameter. So we can say that small d is equal to capital D plus 1.5 mm if the nominal diameter is less than 25, and d small d is equal to capital D plus 2 if nominal diameter is more than 25. अब हम आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, दैट इज कॉल्ड रो ऑफ रिवेट। जैसे दिखाया गया है रो ऑफ रिवेट, ये दिखाया रो ऑफ रिवेट, लाइन ऑफ रिवेट पैरेलल टू द मीटिंग एज ऑफ द मेंबर्स। रो ऑफ रिवेट पैरेलल टू द मीटिंग एज, ये मीटिंग एज है, इनके पैरेलल जो रिवेट्स लगी होती हैं, दीज आर कॉल्ड रो ऑफ रिवेट एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड। इसकी अप्लाइड लोड लगा हुआ हमारा P, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इसलिए इसको बोलते हैं रो ऑफ रिवेट। हमारा नेक्स्ट है गेज लाइन और रिवेट लाइन। ये गेज लाइन है, तो इट इज द लाइन ऑफ द रिवेट्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ये अप्लाइड फोर्स है, ये ये है हमारी गेज लाइन है, ये गेज लाइन है, दिखाई गई, इसके ऊपर कर्सर दिख रहा है आपको। तो ये जो लाइन है हमारी, इट इज पैरेलल टू द अप्लाइड फोर्स। ये अप्लाइड फोर्स है हमारी, ये इसके पैरेलल है, तो इसलिए इसको बोलते हैं गेज लाइन। तो गेज डिस्टेंस क्या हुआ? गेज डिस्टेंस बिटवीन, गेज डिस्टेंस का मतलब ये है कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू गेज लाइंस। ये दो गेज लाइंस हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज गेज डिस्टेंस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी। ये दिखाया गया स्मॉल जी, स्मॉल जी। टू कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इट इज कॉल्ड पिच ऑफ द रिवेट। व्हाट इज द पिच? पिच क्या होती है? पिच का मतलब ये है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट रिवेट। दो एडजेसेंट रिवेट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेजर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मेजर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये दिखा पिच, दो रिवेट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इन दो रिवेट के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है जो कि पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है। तो इस तरह के जो डिस्टेंस को हम बोलते हैं पिच ऑफ द रिवेट। जो पिच ऑफ द रिवेट है, इट शुड नॉट बी लेस देन 2.5 डी। 2.5 डी का मतलब नॉमिनल डायमीटर, कैपिटल डी दिखाया गया है, मतलब रिवेट के दो रिवेट्स के बीच में 2.5 डी से डिस्टेंस कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम पिच, इसको मिनिमम पिच बोलते हैं। अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है डायगोनल डिस्टेंस, डायगोनल पिच। डायगोनल पिच दिखाया गया है, डायगोनल पिच, द डायगोनल डिस्टेंस बिटवीन ए सेंटर टू सेंटर ऑफ द टू रिवेट्स इन द एडजेसेंट रो। ये दो एडजेसेंट रोज हैं, इनके बीच में जो डायगोनल डिस्टेंस है, डायगोनल डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट रिवेट इन टू रोज, टू रिवेट्स इन द एडजेसेंट रोज। सेम रो में तो पिच कहलाएगा, एडजेसेंट रोज में डायगोनल पिच कहलाएगी। इसी तरह से एक स्टैगर्ड पिच होती है, स्टैगर्ड पिच। स्टैगर्ड पिच का मतलब ये है कि दो रिवेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, ये दो रिवेट्स है हमारी,
जिगजैग रिवेट, इनके बीच में जो डिस्टेंस है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स है, इसके पैरेलल में जो डिस्टेंस होता है, दो जो हमारी जो ये स्टैगर्ड जो दो रिवेट्स हैं इन द टू रोज, लेकिन जो डिस्टेंस है हमारा ये डायगोनल नहीं लिया हमने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है, विच इज पैरेलल टू द अप्लाइड फोर्स, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड स्टैगर्ड पिच। अब इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस, ये हमारा एज डिस्टेंस है, इसको एम से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एम। एम का मतलब ये है कि जो रिवेट है हमारी, जो एंड पे जो रिवेट लगी होती है, एंड की रिवेट से जो प्लेट के जो एज का जो डिस्टेंस है, प्लेट के एज से सेंटर ऑफ द रिवेट, जो लास्ट रिवेट लगी उसके सेंटर का जो डिस्टेंस होता है, इस दिस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एज डिस्टेंस। तो ये भी इंपॉर्टेंट डिस्टेंस होता है, इसको 1.5d से कम हम नहीं रख सकते, इसको भी बहुत ध्यान से हमें रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये रिवेट अगर डिस्टेंस कम होगा तो यहाँ से रिवेट हमारी टीयर हो जाएगी, फट जाएगी, तो जॉइंट हमारा फेल हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, ये आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब हम आते हैं टाइप ऑफ द रिवेटेड जॉइंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कितने टाइप के रिवेटेड जॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहला हमारा जॉइंट है लैप जॉइंट। लैप जॉइंट का मतलब ये है कि जिस जॉइंट के अंदर की जो दो प्लेट्स, ये दो प्लेट्स दिखाई गई हैं, इनको हमने जॉइंट करना है, दे आर ओवरलैप ईच अदर, दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर, एक दूसरे की लैप में रखी हुई है। तो इस तरीके के जॉइंट को हम बोलते हैं लैप जॉइंट। तो लैप जॉइंट हमारे कई तरह के होते हैं। तो जैसे यहां पर लिखा है सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, तो ये बहुत ध्यान से समझने की बात है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं। कई इसमें बहुत जगह पर कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल रिवेटेड। सिंगल रिवेटेड का मतलब ये है कि इसके अंदर जो रो ऑफ रिवेट्स हैं, दिस इज द रो ऑफ रिवेट, दिख रहा है आपको, रो, एक रो है, तो इसके अंदर जो रिवेट है हमारी एक रो में है, तो एक ही रो लगी हुई है, रिवेट की एक रो लगाई हुई है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। लेकिन जैसे आप इसके अंदर देख सकते हैं, इसमें रिवेट तो दो लगी है एक लाइन में, तो इसलिए कितनी मर्जी रिवेट हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी मर्जी रिवेट हो सकती है, लेकिन इसके अंदर रो एक है रिवेट की, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। अब जैसे आप देख सकते हैं, इट इज कॉल्ड डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। इसके अंदर दो रोज हैं, रिवेट की दो रो बनी हुई हैं, एक रो ये है, एक रो ये है, तो इसको बोलते हैं डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब इसके अंदर तीन रो बनी हुई है रिवेट्स की, 1 2 3, अब लेकिन हर रो में दो दो रिवेट लगी हुई हैं, इसको ये नहीं कहेंगे इट इज ए डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, इट इज ए ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट। व्हाई इट इज ट्रिपल रिवेटेड? बिकॉज इट हैज गॉट 3 rows of rivets, 3 rows of rivets, so it is called triple riveted lap joint. It is called triple riveted lap joint. तो इसके अंदर अब हम इसके अंदर एक चीज और देखेंगे कि इसके अंदर जैसे देखिए, अब इसके अंदर ये जो रिवेट थी हमारी, अब इसके अंदर ये सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट था, तो इसके अंदर जैसे देखिए ये पिच है, इसकी ये पिच है, ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस वो पिच कहलाएगा। तो इस पिच के अंदर जैसे अभी हमारा सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट है, तो इसके अंदर देख सकते हैं आधी रिवेट इधर से और आधी रिवेट इधर से, तो इसका मतलब है कि जो नंबर जो रिवेट्स होंगी हमारी, वो सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट के अंदर पर पिच लेंथ एक रिवेट होगी। अब इसके बाद जैसे आप देखिए, ये हमारा डबल रिवेटेड लैप जॉइंट है, तो इसके अंदर पर पिच लेंथ, ये पिच दिखाई गई है, अब इस पिच के अंदर पर पिच लेंथ कितनी रिवेट आई है, इसके अंदर आधी इधर आधी इधर आधी इधर आधी इधर, तो 2 रिवेट्स, तो नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ इसके अंदर 2 हो जाएंगी। अब इसी तरह से अगर मान लिया ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट होता, तो एक रिवेट यहां लगी होती, एक रिवेट यहां लगी होती, तो इसका मतलब यह है कि जो नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ कितनी हो जाती, हाफ 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 हाफ, 3 रिवेट हो जाती। तो इसको, तो वो आगे आएगा, तो आगे मैं इसलिए आगे के लिए मैं आपको अभी बता रहा हूं कि पर पिच लेंथ सिंगल रिवेटेड में 1 रिवेट, डबल रिवेटेड में 2 रिवेट और ट्रिपल रिवेटेड में 3 रिवेट होंगी। जैसे इसमें दिखाया गया है, ये ट्रिपल रिवेटेड, लेकिन इसके अंदर क्योंकि यहां पर हमने इसको स्टैगर्ड कर दिया है, तो इसलिए यहां पर जैसे हम देख सकते हैं कि अगर हम पर पिच लेंथ की बात करें, ये पिच है हमारी, अभी पिच है, यहां पर ये पूरी पिच है। अब इसके अंदर भी वैसे बाय द वे
हमारी कितनी रिविट आ गई है, इसके अंदर भी 3 रिविट आ गई है। 3 रिविट कैसी होगी, आधी इधर आधी इधर, आधी इधर आधी इधर, 2 रिविट होगी और एक पूरी रिविट यहाँ पर बीच में है, तो 3 रिविट है। तो इसको हम बोलते हैं रिविट्स पर पिच लेंथ, एक पिच लेंथ पे कितनी रिविट आई। तो वैसे बाय द वे इसके अंदर यहाँ पर ये, अदरवाइज अगर ये जॉइंट हमारा अगर प्रॉपर अगर होता तो ये रिविट यहाँ पर लगी होती है, बीच वाली यहाँ पर होती है, एक रिविट यहाँ पर आती। तो इस तरह से 3 हाफ इधर हो जाते, 3 हाफ इधर हो जाते, तो हमारी पर पिच लेंथ 3 रिविट हो जाती है। तो ये अभी की बात नहीं, आगे जब हम स्ट्रेंथ निकालेंगे तो उस टाइम पर आपको काम आएंगी। और हमारा दूसरा ज्वाइंट होता है बट ज्वाइंट। तो बट ज्वाइंट का मतलब ये है कि जिसके अंदर की 2 प्लेट्स को बैक टू बैक, ये 2 प्लेट्स है हमारी, इनको हमने बैक टू बैक लगाया गया है। ये हमारी मेन प्लेट है, ये हमारी ऊपर जो लगी हुई है इसको बोलते हैं कवर प्लेट। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं जैसे कि अब इसके अंदर जो रिविट लगी है हमारी, इसके अंदर रो ऑफ रिविट 2 है, लेकिन इसको हम बोलते हैं सिंगल रिविटेड। सिंगल रिविटेड क्यों कहते हैं, अगर मान लिया हम सिर्फ एक ही रो लगाएंगे तो ये हमारा ज्वाइंट ही नहीं बनेगा, तो इसीलिए इसके अंदर हमें कम से कम भी एक एक रो लगानी पड़ेगी दोनों तरफ। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सिंगल रिविटेड। अब इसके अंदर जो कवर प्लेट्स लगती हैं, दो कवर प्लेट भी लगा सकते हैं हम और एक कवर प्लेट भी लगा सकते हैं। तो अगर हम 2 कवर प्लेट लगाते हैं तो उसकी ताकत ज्यादा होती है, एक कवर प्लेट लगाते हैं तो उसकी ताकत कम होती है। लेकिन अगर हमने एक लगाई है तो इट इज कॉल्ड सिंगल रिविटेड सिंगल कवर बट ज्वाइंट। सिंगल रिविटेड, एक रिविट लगी है, और सिंगल कवर बट ज्वाइंट, सिंगल कवर प्लेट एक है हमारी, और ये दूसरी हमारी सिंगल रिविटेड, रिविट सिंगल ही है लेकिन इसमें हमने 2 कवर प्लेट्स लगाई हैं, तो इसे बोलते हैं सिंगल रिविटेड डबल कवर बट ज्वाइंट। नेक्स्ट हम देखेंगे, इट इज कॉल्ड डबल रिविटेड सिंगल कवर बट ज्वाइंट। डबल रिविटेड का मतलब एक तरफ, ज्वाइंट के एक तरफ हमने 2 रो ऑफ रिविट्स हैं, ये रिविट की हमारी 2 रो बनेगी, एक रो ये एक रो ये, एक रो ये एक रो ये, तो इधर ये हाफ पोर्शन इधर हाफ, तो एक रो ये एक रो ये। तो इसी तरह से इट इज ऑल्सो डबल रिविटेड सिंगल कवर बट ज्वाइंट। सिंगल कवर प्लेट एक है तो ये सिंगल कवर कह दिया, और इसके अंदर डबल रिविटेड डबल कवर, ये 2 कवर प्लेट है, कवर प्लेट ये है, एक कवर प्लेट ये, तो इट इज कॉल्ड डबल रिविटेड डबल कवर बट ज्वाइंट। तो आपको समझ में आ गया कि लैप ज्वाइंट क्या होता है, बट ज्वाइंट क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा जो रिविटेड ज्वाइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत थोड़ी सी समझने की बात है कि हमारे जो रिविटेड ज्वाइंट्स हैं वो फेल कैसे होते हैं, कैसे वो फेल हो जाते हैं हमारे रिविटेड ज्वाइंट। तो रिविटेड ज्वाइंट के अंदर 2 ही चीजें होती हैं, ज्वाइंट जो लगाता है हमारा उसमें 2 चीजें होती है, तो प्लेट लगती है ज्वाइंट लगाने के अंदर जिसमें हमने ज्वाइंट लगाया है, और एक रिविट होती है। तो ज्वाइंट को फेल करने के अंदर या तो अगर हमारी प्लेट फेल हो जाए या हमारी रिविट फेल हो जाए, रिविट टूट जाए या प्लेट हमारी फट जाए, तो हमारी जो फेल के कारण है कि या तो प्लेट फेल हो जाए हमारी या फिर रिविट फेल हो जाए। तो जो हमारी रिविट जो प्लेट है उसके प्लेट के फेलियर के क्या क्या कारण हैं, हमारी प्लेट कैसे फेल हो सकती है। तो जैसे इसके अंदर दिखाया गया है कि जो रिविट है हमारी, जो प्लेट जो है हमारी, इस तरीके से अगर उसके ऊपर जो टेंसाइल लोड लगा हुआ है वो प्लेट की ताकत से ज्यादा हो, क्योंकि जो प्लेट है हमारी ये इसी पॉइंट पे ही सबसे ज्यादा वीक होती है। सबसे ज्यादा वीक क्यों होती है, क्योंकि हमने इस प्लेट में बना दिए होल्स। जैसे होल बनेंगे प्लेट के अंदर तो इस रिविट प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां से कम हो जाएगा। तो अगर एरिया कम हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पर कम हो गया, तो प्लेट हमारी यहां से टियर हो सकती है। तो अगर टेंसाइल लोड ज्यादा लगा हुआ है, प्लेट की लोड लेने की ताकत कम है, तो इट विल फेल फ्रॉम हियर, जैसे आपको दिखाया गया है। तो इट इज कॉल्ड फेलियर ऑफ द प्लेट्स बिटवीन रिविट होल। दूसरा तरीका क्या है फेल होने का, कि अगर हमने जैसे पहले बताया था कि जो एंड मार्जिन है, ये मार्जिन जो होता है एम, दिखाया गया एम, अगर एम की वैल्यू अगर हम कम रखें, अगर एम कम हो, तो इस तरीके से रिविट हमारी यहां से इस प्लेट के कॉर्नर को फाड़ कर बाहर निकल सकती है। तो इट इज कॉल्ड एज फेलियर ऑफ द प्लेट। तो ये ध्यान रख सकते हैं
कि प्लेट का एज डिस्टेंस ज्यादा सफिशिएंट हो ताकि यहां से टीयर ना हो। और तीसरा फेल होने का कारण क्या है कि फेलियर ऑफ द प्लेट इन द बियरिंग, यहाँ पर प्लेट के ऊपर इतना दबाव आ जाए कि जो प्लेट है हमारी दब जाए, उसकी जो कंप्रेसिव फोर्स या कंप्रेसिव स्ट्रेस इतनी पैदा हो जाए कि वो प्लेट को ही दबा दे, तो प्लेट दब जाएगी। जैसे दिखाया हमारा होल बड़ा हो जाएगा, तो होल बड़ा हो जाएगा तो रिविट हमारी लूज हो जाएगी, लूज हो जाएगी तो रिविट उसमें से निकल जाएगी। तो दिस इज थर्ड रीजन, फेलियर ऑफ द प्लेट इन बियरिंग। तो इस तरीके से दो तरीके से हमारी रिविट क्या नाम है प्लेट जो है तीन तरीके से फेल हो सकती है, फेलियर ऑफ द प्लेट। अब दूसरा रीजन क्या है, फेलियर ऑफ द रिविट। हमारी रिविट भी फेल हो सकती है। तो रिविट फेल होने का मतलब क्या है कि जो रिविट है हमारी वो शियर हो जाए, शियर का मतलब टूट जाए, कट जाए। जैसे दिखाया गया है कि जैसे ये लिखा है हमारे पास, ये रिविट थी हमारी, ये जॉइंट बना हुआ था इसके अंदर, यहां से लोड लगा, इन प्लेट के ऊपर दोनों तरफ से लोड लगा, लोड लगने से क्या हुआ, हमारी रिविट यहां से शियर हो गई, यहां से शियर हो गई जहां पर ये जॉइंट था इन दोनों के बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में, क्योंकि और तो कहीं से शियर नहीं हो सकती, शियर का प्लेन यही रहेगा जहां पर कि दोनों प्लेट्स का यहां पर मिल रही है दोनों प्लेट्स। इसी तरीके से ये नीचे जॉइंट दिखाया गया है, इट इज ए सिंगल कवर बट जॉइंट। तो सिंगल कवर बट जॉइंट था, तो यहां पर भी इसके अंदर हमारी दो प्लेट्स हैं, दो इसके अंदर ये प्लेट्स हैं हमारी, यहां पर फेल हो जाएगा। तो इन दोनों में सिर्फ एक यही चीज कॉमन है कि इसके अंदर हमारी जो रिविट जो है एक जगह से शियर होगी, तो इसको बोलते हैं रिविट इन द सिंगल शियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना है कि हमारी रिविट सिंगल शियर में कब कब होगी, जब हमारा जॉइंट या तो लैप जॉइंट हो या हमारा जॉइंट हो सिंगल कवर बट जॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करने की है कि जब सिंगल कवर बट जॉइंट होता है या लैप जॉइंट होता है तो रिवेट इज इन ए सिंगल शियर। और अगर हमारा जॉइंट डबल कवर बट जॉइंट हो, ये दो कवर प्लेट्स हैं और ये बट जॉइंट है, तो इसके अंदर जब हमारी जो रिवेट को जब ये टूटेगी, शियर में फेल होगी, तो इट शुड बी शियर एट 2 पॉइंट्स। यहां से भी शेयर होनी चाहिए और यहां से भी शेयर होनी चाहिए, यहां से भी शेयर होनी चाहिए, यहां से भी शेयर होनी चाहिए, जब ये हमारी रिविट शेयर में फेल होगी। तो इस तरीके से इसको हम कह सकते हैं रिविट इन द डबल शेयर। तो इसका मतलब ये है कि जो रिविट है हमारी, इसकी शेयरिंग में यहां पर इसको फेल करने के लिए हमें डबल लोड लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि इस रिविट की ताकत जो है डबल है इन कंपैरिजन टू द सिंगल शेयर। सिंगल शेयर है इन दोनों में और ये डबल शेयर है, तो डबल शेयर में इस रिविट की ताकत शेयर में डबल है, तो इसको बोलते हैं रिविट इन द डबल शेयर, रिविट इन द सिंगल शेयर। और ये दिखाया गया तीसरा बियरिंग में फेल होना, तो जो रिविट जैसे आपको दिखाया गया कि बीच से कंप्रेस हो गई, इस पे जो लोड लगा, कंप्रेसिव लोड लगा, वो इतना ज्यादा था कि उसने रिविट को ही कंप्रेस कर दिया, तो उसको बोलते हैं फेलियर ऑफ द रिविट इन बियरिंग। हमारी रिविट बियरिंग में फेल हो गई। तो इस तरीके से जैसे आपने देखा कि रिविट हमारी दो तरीके से फेल हो सकती है, बियरिंग में और शियरिंग में, और जो प्लेट है हमारी वो फेल हो सकती है टीयरिंग में और बियरिंग में। पीछे दिखाया था आपको, जो प्लेट है हमारी किस में फेल हो सकती है, टीयरिंग में और बियरिंग में। ये दोनों पार्ट टीयरिंग के दोनों, तो ये बीच से और ये एच से। तो इस तरीके से जो हमारा जॉइंट जो फेल हो सकता है उसके दो ही रीजन है, या तो हमारी प्लेट फेल हो जाए या रिविट फेल हो जाए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमें निकालना है कि जो स्ट्रेंथ हमारी रिवेटेड जॉइंट की कितनी स्ट्रेंथ है, एक रिवेटेड जॉइंट कितना लोड ले सकता है। तो लोड लेने का मतलब यह है कि फेल होने से पहले जितना उसमें हम लोड लगा सकते हैं, अगर लोड शुड बी सेफ, हमारा जॉइंट जो है वो सेफ होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। तो अगर जॉइंट हम ये चाहते हैं कि हमारा जॉइंट फेल ना हो, तो उसके लिए हम ये तीन तरह से उसकी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं। तीन तरह से कैलकुलेट करते हैं, मतलब टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट एंड शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट।
बीयरिंग स्टीयरिंग का मतलब है कि प्लेट हमारी टियर नहीं होनी चाहिए। तो टियर होने से पहले हमारी प्लेट कितना लोड, जो जॉइंट है वो कितना लोड ले सकता है, तो दैट इज कॉल्ड इट्स स्टीयरिंग स्ट्रेंथ। फिर उसके बाद आ जाता है बियरिंग। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट मतलब प्लेट जो है बियरिंग होने से पहले, जैसे पिछले दिखाया था कि अगर जो जो रिविट है हमारी, जो प्लेट है हमारी, इट शुड नॉट प्रेस, या रिविट जो है वो प्रेस नहीं होनी चाहिए, या प्लेट प्रेस नहीं होनी चाहिए, दबनी नहीं चाहिए। तो उससे पहले जितना बियर हमारा जो जॉइंट जो लोड ले सकता है, तो वो उसकी ताकत बियरिंग स्ट्रेंथ कहलाएगी। तीसरी ताकत है शेयरिंग स्ट्रेंथ। शेयरिंग स्ट्रेंथ का मतलब है रिविट हमारी इट शुड नॉट शेयर। अगर रिविट शेयर हो जाएगी तो जॉइंट फेल हो जाएगा। तो शेयर होने से पहले कितना हमारा जॉइंट लोड ले सकता है, तो वो उसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ कहलाएगी। तो इन तीनों में से जो भी मिनिमम होगा, पीटी, पीवी, पीएस, जो इन तीनों में से मिनिमम होगा, दैट विल बी कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। तो हम उस जॉइंट के ऊपर उससे कम ही लोड लगाएंगे। अगर उससे ज्यादा लोड लगा देंगे तो वो किसी न किसी मैकेनिज्म में, टीयरिंग, बीयरिंग, शेयरिंग में किसी में फेल हो जाएगा। तो हमें निकालना भी जो प्लेट है हमारी, टीयरिंग में कितना लोड ले सकती है, बीयरिंग में कितना लोड ले सकती है, शेयरिंग में कितना लोड ले सकती है। तो बहुत आसान है लोड निकालना। तो जैसे दिखाया गया, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक यही है कि वी हैव टू कैलकुलेट द टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। प्लेट टीयरिंग में कितना लोड ले सकती है। तो इसको निकालने के लिए हम दो तरीके से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो जो जॉइंट है हमारी, जो जॉइंट है उसकी ताकत हम पर पिच लेंथ कैलकुलेट करते हैं, या फिर कंसीडरिंग द फुल विड्थ, पूरी प्लेट की चौड़ाई जितनी भी हो, पूरी प्लेट को हम कंसीडर करते हैं, कितना जो पूरा जॉइंट है वो कितना लोड ले सकता है। कंसीडरिंग द फुल विड्थ, पूरी की पूरी विड्थ को हम कंसीडर करते हैं, या फिर हम कंसीडर करते हैं पर पिच लेंथ। तो दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है। कई बार हम पर पिच लेंथ कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेंथ, कई बार हम पूरी प्लेट की विड्थ, पूरी प्लेट कितना, पूरा जॉइंट कितना लोड ले सकता है। तो बहुत सिंपल है। सिंपल हमें इसके अंदर क्या चीज है, हमने क्या किया है, स्ट्रेस गुणा में एरिया। ये एरिया है पीडी, पी माइनस डी इंटू टी, ये एरिया हो गया, एरिया ऑफ द प्लेट। क्योंकि इसके अंदर हमने क्या किया, सिग्मा 80, सिग्मा 80 इज द परमिसिबल स्ट्रेस, सिग्मा 80 इज द अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस इन द प्लेट। इसको हम सिग्मा 80 से डिनोट करते हैं, सिग्मा 80 गुणा में एरिया। एरिया किसका, प्लेट का। तो लोड प्लेट पे लगेगा, तो प्लेट का हमारे पास नेट एरिया कितना अवेलेबल है पर पिच लेंथ। तो P माइनस डी, P माइनस पिच के अंदर आधी पिच, आधी रिविट, आधा डायमीटर ऊपर से, आधा नीचे से, तो हमारे पास पूरा डी हो गया P माइनस डी इंटू टी। P माइनस डी इंटू टी एरिया स्ट्रेस गुणा कर दिया, तो हमारे पास ताकत आ गई कि एक पिच लेंथ पे कितना लोड लग सकता है। तो इसके अंदर ध्यान करने वाली बात यह है, नोट करने वाली बात यह है कि पी तो आपको पता है पिच होती है, डी ग्रॉस डायमीटर होता है, जो डी हम लेंगे तो नॉमिनल डायमीटर में उसके अंदर 1.5 या 2 mm जोड़कर इसका ग्रॉस डायमीटर बना देंगे, और टी लेंगे थिकनेस। तो थिकनेस कौन सी लेंगे, जब हम अगर लैब जॉइंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लैब जॉइंट के अंदर अगर हमारी दोनों प्लेट्स अगर अलग अलग थिकनेस की है, तो जो थिनर प्लेट होगी उसकी थिकनेस काउंट की जाएगी, क्योंकि उसकी ताकत कम होगी। इसी तरीके से जो अगर हम बट जॉइंट लगा रहे हैं, तो बट जॉइंट के अंदर तो दोनों प्लेट की थिकनेस एक जैसी ही होगी, तो जो मेन प्लेट होगी बट जॉइंट के अंदर उसकी थिकनेस काउंट की जाएगी। कवर प्लेट की थिकनेस को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम केवल थिकनेस कंसीडर करेंगे मेन प्लेट की। इसी तरीके से अगर हम फुल विड्थ ले लेते हैं जॉइंट की, तो उसमें क्या करेंगे फिर हम, अब इसके अंदर जैसे लिखा है सिग्मा 80 वही स्ट्रेस रहेगी। अभी हमने पूरी विड्थ ले ली, तो हमने क्या किया, बी माइनस एन डी, बी 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 विड्थ, एन का मतलब नंबर ऑफ रिविट्स पर पिच, ये जितने जॉइंट पे एक रो में जितनी रिविट्स लगी हैं, एक रो में जितनी भी रिविट्स लगी हैं उनका लिखा है नंबर ऑफ रिविट्स इन द फुल विड्थ ऑफ द प्लेट पर जॉइंट। नंबर ऑफ रिविट्स इन द फुल विड्थ, पूरी चौड़ाई पे एक जॉइंट में, एक रो में जितनी भी रिविट्स लगी, एक रो लेना है सिर्फ। वी हैव टू कंसीडर वन रो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर वी विल कंसीडर वन रो, क्योंकि रिविट
जो प्लेट हमारी टीयर एक ही जगह से होगी, एक जगह से टीयर होगी, तो एक लाइन लेंगे, एक रो में जितनी भी रिविट्स लगी हुई हैं उनका नंबर, एन इज द नंबर ऑफ रिविट्स। तो इस तरीके से हम प्लेट की टीयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है बीयरिंग स्ट्रेंथ। तो जो हमारी रिविट जो है बीयरिंग में कितना लोड ले सकती है, तो इसके अंदर सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला है, एन इंटू सिग्मा पी एफ इंटू डी इंटू टी। एन जो है नंबर ऑफ रिविट्स पर पिच लेंथ, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगल रिविटेड है 1 रिविट पर पिच लेंथ, डबल रिविटेड है 2 रिविट पर पिच लेंथ, ट्रिपल रिविटेड है 3 रिविट्स पर पिच लेंथ। तो यहां पर एन का मतलब यह है कि नंबर ऑफ रिविट्स पर पिच लेंथ, एन। पिछले जो एन गया था वो अलग चीज था, ये एन अलग है, ये एन है नंबर ऑफ रिविट्स पर पिच लेंथ। तो सिंगल रिविटेड के लिए 1, डबल के लिए 2, ट्रिपल के लिए 3। सिग्मा पी एफ इज द अलाउएबल सेफ बीयरिंग स्ट्रेस, सिग्मा पी एफ से डिनोट करते हैं। डी इज द ग्रॉस डायमीटर एंड टी इज द, अब इसके अंदर टी बदल गया, अब टी पिछले में अलग था, यहां पर टी अलग है, यहां पर टी है थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट इन द लैप जॉइंट, लैप जॉइंट के लिए वही है, लेकिन और कंबाइंड थिकनेस ऑफ द कवर प्लेट whichever is less in the butt joint, main plate और combined thickness। इसके अंदर हमें देखना है कि जो मेन प्लेट है हमारी उसकी मोटाई या जो दोनों कवर प्लेट्स हैं उन दोनों की कंबाइंड मोटाई, whichever is less। जैसे मान लिया, मैं एग्जांपल के द्वारा आपको बताता हूं कि अगर मान लिया हमारी मेन प्लेट है 10 mm की और कवर प्लेट है 6 mm की, तो 6 mm का मतलब दोनों कवर प्लेट जोड़ दे 12 mm हो गया। मेन प्लेट की थिकनेस है हमारी 10 mm की, तो टी लेंगे 10। और अगर मान लिया हमारी जो मेन प्लेट है वो है थिकनेस 12 mm की, या मेन प्लेट हमारी थिकनेस है 15 mm की, और जो दो कवर प्लेट्स आपने लगाई हैं उनकी थिकनेस है 6 mm की, तो मेन प्लेट की थिकनेस होगी 15 mm की, कवर प्लेट दोनों आपने ली 6 mm की, 6 और 6 12, तो इसमें कौन सा कम हो गया, कवर प्लेट की थिकनेस कम हो गई, तो इसलिए उसमें टी लेंगे हम 12, थिकनेस ऑफ द कवर प्लेट। बाकी सब वही है। अब इसके अंदर पी बी हम कवरिंग द फुल विड्थ, तो उसके अंदर लेंगे एन सिग्मा पी एफ इंटू डी इंटू टी, तो एन यहां पर बदल जाएगा, एन यहां पर बदल जाएगा। अब यहां पर पिच लेंथ था, अब इसके अंदर एन का मतलब है टोटल जितनी रिविट्स लगी हैं जॉइंट में, टोटल नंबर ऑफ रिविट्स जितनी भी लगी हैं सभी को हम काउंट करेंगे, एन विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ रिविट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एन में दोनों डिफरेंस है, पर पिच लेंथ में अलग चीज होती है और फुल विड्थ में अलग होती है। अब हमारा तीसरा है शेयरिंग स्ट्रेंथ। अब हम रिविट की शेयरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं कि रिविट शेयर होने में कितना लोड ले सकती है। तो इसके अंदर भी वही पर पिच लेंथ हम काउंट करते हैं, तो पर पिच लेंथ के अंदर इसके अंदर भी वही चीज है, एरिया इनटू में स्ट्रेस, ये स्ट्रेस है, ये एरिया है, एक रिविट का एरिया, क्योंकि यहां पर शेयर होगी उसका एरिया, डी डायमीटर है तो एरिया हो जाएगा π/4 डी स्क्वायर, टाउ वी एफ, टाउ में जब हम शेयर का इस्तेमाल करते हैं, जब हम शेयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं तो उसकी जो स्ट्रेस होती है इट इज डेजिग्नेटेड विद टाउ वी एफ, और एन यहां पर वही है नंबर ऑफ रिविट्स पर पिच लेंथ एन। और यहां पर ये चीज लिखी गई है, दो बातें और लिखी है इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट ये है रिविट इन द सिंगल शेयर। तो इसका मतलब ये है कि ज्वाइंट है हमारा या तो वो लैप ज्वाइंट है या सिंगल कवर बट ज्वाइंट है, रिविट इन द सिंगल शेयर होगी। अब हमारा दूसरा ये है कि रिविट इन द डबल शेयर, पर पिच लेंथ की बात हो रही है लेकिन रिविट हमारी डबल शेयर में है। डबल शेयर का मतलब ये है ज्वाइंट हमारा इट इज डबल कवर बट ज्वाइंट, तो इसको 2 से गुना कर देंगे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 से गुना करेंगे क्योंकि रिविट विल बी डबल शेयर, उसकी शेयरिंग में ताकत डबल हो जाएगी 2 से गुना करते ही। बाकी सब चीजें वही है, एन इज द नंबर ऑफ रिविट्स पर पिच लेंथ। लेकिन अगर हम फुल विड्थ की काउंट करें, पूरी विड्थ की अगर हम शेयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करें तो फिर भी वही चीज है। अब यहाँ पर एन, अब ये एन बदल गया, यहाँ पर एन जो है टोटल नंबर ऑफ रिविट्स आ जाएंगे। अब ज्वाइंट में जितने रिविट्स लगे सबको काउंट करेंगे,
और रिवेट हमारी सिंगल शेयर में होगी। तो वही बात, वही पहले वाली बात है, सिंगल शेयर में है, फुल विड्थ को काउंट कर रहे हैं। और अगर हमारी फुल विड्थ में है लेकिन रिवेट डबल शेयर में है, मतलब बट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट में है, तो उसको 2 से गुना कर देंगे। बाकी सब चीज वही है, एन इज द टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स। 2 से गुना कर दिया, ताकत डबल हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने किसी भी जॉइंट की स्ट्रेंथ कैलकुलेट की, टीयरिंग में, बियरिंग में और शेयरिंग में। तो जो उसके अंदर जो मिनिमम होगी, दैट विल बी कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसको बोलते हैं रिवेट वैल्यू। एक रिवेट की क्या वैल्यू है, एक रिवेट कितना लोड ले सकती है। तो रिवेट वैल्यू का मतलब, एक रिवेट, जो रिवेट तो हमारी दो तरीके से फेल होती है, या तो रिवेट हमारी फेल होती है शेयरिंग में, या हमारी रिवेट फेल होती है बियरिंग में। तो इन दोनों में से जो रिवेट की वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, वो उसकी रिवेट वैल्यू कहलाएगी, एक रिवेट की। तो शेयरिंग में स्ट्रेंथ निकालने के लिए वही हम देखेंगे कि जो सिविल, जो शेयरिंग में हमारी जो रिवेट है वो सिंगल शेयर में है, डबल शेयर में है। तो जैसे लिखा है लैप जॉइंट या सिंगल कवर बट जॉइंट, तो हमारी रिवेट सिंगल शेयर में होती है। ये फॉर्मूला है टाउ वी एफ इंटू पाई बाई 4d स्क्वायर। डबल शेयर में हो 2 से गुना कर देंगे, डबल कवर बट जॉइंट लिखा है, 2 से गुना करेंगे तो हमारी रिवेट की ताकत डबल हो जाएगी, शेयरिंग में स्ट्रेंथ आ जाएगी। बेरिंग में निकालेंगे सिग्मा पी एफ इंटू डी ग्रॉस डायमीटर, टी थिकनेस, वही मिनिमम जो बताया उसमें से वो हम लेंगे, तो हमारे पास बेरिंग में स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो किसी भी रिवेट की शेयरिंग और बेरिंग में जो ताकत आएगी, उनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी, दैट विल बी टेकन एज द रिवेट वैल्यू। स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट इन bearing and shearing is calculated, lesser value is taken as a rivet value। जो कम होगी वैल्यू, वो उसकी रिवेट वैल्यू कहलाएगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एफिशिएंसी ऑफ द रिवेट जॉइंट। एक जो रिवेटेड जॉइंट हमने लगाया है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, कितना एफिशिएंट है हमारा जॉइंट। तो किसी भी रिवेट जॉइंट की हम एफिशिएंसी एक सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ से इक्वेट करते हैं। कि जो जॉइंट हमारा बना है उसकी ताकत एक सॉलिड प्लेट के बनिस्बत कितनी कम हो गई है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि जो रिवेट जब हम लगाएंगे तो उसमें होल करने पड़ेंगे, तो होल करने से उसकी ताकत कम हो जाएगी। जितने ज्यादा होल होंगे रिवेट के, होल जितने ज्यादा हो जाएंगे उतनी ही उसकी ताकत कम हो जाएगी, क्योंकि वो जो जॉइंट है हमारा वो एक सॉलिड प्लेट के बराबर नहीं हो सकता। तो उसके रिवेट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट। तो स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट के लिए हम जो पीछे आपने कैलकुलेट किया पीटी पीबी पीएस, जो इनमें से कम होगा, लीस्ट ऑफ द पीटी पीबी पीएस जो कम होगा वो ले लेंगे, और स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट, सॉलिड प्लेट की हमारी ताकत है, जैसे मान लिया अगर हम पर पिच लेंथ अगर बात कर रहे हैं तो P इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी, P मीन पिच लेंथ, टी थिकनेस एरिया हो जाएगा, इंटू में सिग्मा ए टी स्ट्रेंथ, स्ट्रेस से गुना कर देंगे, डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 100। तो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट आ जाएगी, मतलब हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी कि हमारा एक रिवेटेड जॉइंट कितना एफिशिएंट है। तो जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा जॉइंट हमारा, इसका मतलब है कि उसकी ताकत उसके उतनी ज्यादा है। मतलब वो सॉलिड प्लेट की जितनी नहीं हो सकती 100%, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा हो। अब हमारे पास एजम्पशंस, रिवेटेड जॉइंट्स बनाते वक्त हमें किन किन बातों को एज्यूम करना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बातें जो हैं इट इज टू बी एज्यूम्ड कि भाई ये जो हमने जो जॉइंट निकाला है, जो ताकत निकाली है, उसको कुछ बातें मानकर कि ये सभी चीजें वहां पर होगी। जैसे हमने लिखा है कि जो दो प्लेट्स हैं उनके बीच में देयर शुड बी नो फ्रिक्शन, अगर है तो इट शुड बी नेग्लेक्टेड। टोटल लोड होगा जितना भी रिवेट पे लगा हुआ है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द रिवेट्स, जितनी भी रिवेट्स हैं वो सभी लोड लेंगी। ऐसा नहीं है कि जो अगर जॉइंट में 10 रिवेट लगाई है तो 5 रिवेट लोड ले रही है, 5 नहीं ले रही। हम ये मान के चलते हैं कि सभी रिवेट्स इक्वल लोड लेंगी। The shear stress on a rivet is assumed to be uniformly distributed over its cross sectional area। जितना एरिया है रिवेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो पूरे के ऊपर जो स्ट्रेस होगी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। Bearing stress is uniform between the contact surfaces of the plates।
एंड द रिविट्स। जो स्ट्रेस बीयरिंग में पैदा होती है वो यूनिफॉर्म है कॉन्टैक्ट सरफेस पे, जहां पर रिविट का और कॉन्टैक्ट प्लेट का कॉन्टैक्ट है वहां पर यूनिफॉर्मली है। और बेंडिंग स्ट्रेस इन द रिविट, रिविट में हम ये एज्यूम करते हैं कि उसमें लोड लगने की वजह से कोई भी स्ट्रेस पैदा नहीं होगी, कोई भी बेंडिंग स्ट्रेस पैदा नहीं होगी। और सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि जब रिविट हमने लगा दी है तो उसके अंदर जितना भी होल है उसका इट शुड बी कंप्लीटली फिल्ड। ऐसा नहीं है कि जो होल है वो कुछ उसका हिस्सा खाली रह जाए, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जब रिविट हम उसके अंदर जब उसकी हैमरिंग करते हैं तो जितना भी एरिया होता है होल का वो कंप्लीटली फिल होना चाहिए। रिविट जो है एक्सपेंड हो जानी चाहिए। रिविट माइल्ड होती है तो जब लोड लगता है उस पर हम उसको हैमर करते हैं तो वो पूरा एरिया होल का कवर कर लेता है। So these are the various assumptions which we consider while analyzing the riveted joints. और हमारा आज का लास्ट टॉपिक यही है कि हम जो स्ट्रेस जो भी मान रहे हैं, जो हमने लिखा है डिफरेंट, जैसे सिग्मा एटी आपको बताया, टाउ वी एफ आपको बताया, सिग्मा पी एफ आपको बताया कि इनकी क्या वैल्यूज हैं। ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये वैल्यूज आपको दी होंगी। अगर नहीं दी हो तो आपको याद होनी चाहिए कि जैसे आपको लिखा है कि इफ वी आर यूजिंग पीडीएसआर पावर ड्रिवन शॉप रिविट, तो शुरू में मैंने आपको बताया था तो उसकी ताकत ज्यादा होती है। तो शीयरिंग में उसकी ताकत 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और बियरिंग में उसकी ताकत 300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। अगर हम दिया हुआ पीडीएफआर पावर ड्रिवन फील्ड रिविट तो उसकी शीयरिंग में ताकत 90 और बियरिंग में ताकत उसकी 270 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होनी चाहिए। और उसी तरह से अगर हैंड ड्रिवन रिविट है, हैंड ड्रिवन की शीयरिंग में ताकत 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और बियरिंग में ताकत 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होनी चाहिए। तो जो टीयरिंग स्ट्रेस सिग्मा 80 वो हम लेते हैं 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 0.6 FY, 0.6 FY। तो FY 250, 0.6 हम 150, तो सिग्मा 80 इज टेकन एज 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। दोस्तों ये हमारा इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक था। तो इसके अंदर हमने आपको सारी ये बताने की कोशिश की है कि रिविट क्या होता है, रिविट्स के कौन कौन से टाइप होते हैं जॉइंट्स के, रिविट की हम ताकत फेल कैसे होता है हमारा रिविटेड जॉइंट, और जो हम रिविट की जॉइंट की अगर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना चाहें तो उसकी स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीटी पीवी पीएस। तो हमने शीयरिंग बीयरिंग टीयरिंग में उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट की। तो बहुत ही सिंपल से छोटे छोटे फॉर्मूले हैं इसके, और बहुत ही सिंपल बातें हैं जिनको कि हम बहुत आसानी से ध्यान में कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर इसकी रिवेटेड जॉइंट्स की नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके जो फॉर्मूले आपको बताए हैं हम इसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे जॉइंट की और डिजाइन करेंगे। अगर आपको दे रखा है कि एक जॉइंट है उस पर इतना लोड आया हुआ है तो उस लोड को लेने के लिए हमें कितने डायमीटर की रिविट्स लगानी चाहिए, कितनी उनकी स्पेसिंग होनी चाहिए, तो ये सभी बातें, उसकी कितनी पिच होनी चाहिए, ये सब हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारा का सारा जो टॉपिक है हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप ये आपको ये जो वीडियो समझ में आया होगा, ये पसंद आई होगी आपको वीडियो, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी सी लगी होगी वीडियो। तो कीप ऑन वॉचिंग, थैंक यू।